कामरान मुर्तज़ा साहब, आप से मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है बहुत तफसीली डिस्कशन हुई है पार्लिमानी कमेटी में और हमने ये सुना है कि ओथ भी लिया गया है, शायद कि बाहर नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी किस बुनियाद पर अहलियत का अंदाज़ा किया गया होगा पार्लिमानी कमेटी में कि इस जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, इस जज को नहीं बनाया जा सकता, यानी वो पैरामीटर्स क्या होंगे जिस पर डिबेट हुई होगी सारी? देखिए प्लीज, मैं ये जो इन कैमरा मीटिंग होती है उसमें हम जो ना वो बाउंड होते हैं कि कोई चीज डिस्क्लोज ना करें जी। तो मेरा ख्याल है कि आप ना इस पे सवाल। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बताएं कि डिस्कशन क्या हुई है। छोड़ दीजिए ना, मैं किस वो क्या होती है, तो इसी तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए ना, वो नहीं बता सकता मैं। जिस चीज के लिए मैं पाबंद हूँ उसको मैं किस तरह से डिस्क्लोज करूंगा कि वो क्या होती है। चलिए, यानी हमें पैरामीटर्स भी हम नहीं जान सकते सर के? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता इसको। ओके सर, ये बताइए कि जो आईनी बेंच है उसकी तरफ केसेस को रेफर करने के लिए आप चूंकि अब एक तरह से खुद आइन लिखने वालों में भी शामिल हो गए, तो ये जो एक डिबेट चल रही है कि अब जैसे आज वजारत पेट्रोलियम नेशनल रिसोर्स के 7 मुलाजिमीन की बहाली की दरख्वास्त थी, उसको आईनी बेंच की तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो वकील साहब ने सवाल उठाया कि इसमें कोई आईनी पहलू भी निकलते हैं और कुछ लोगों के ख्याल में हर केस में कुछ आईनी पहलू निकलते हैं। ये तखसीस आपके जहन में क्या है, कैसे हो सकती है कि इस केस को आईनी बेंच के पास भेजा जाए और इस केस को ना भेजा जाए? देखिए, ये सवाल बहुत देर तक उठते रहेंगे जब तक ये कोई सेटल नहीं हो जाएगा केस लाज की, उस वक्त तक ये जो है ना मामला होते रहेंगे। और ये बात जिस वक्त बेंचेस की या कोर्ट की बात भी आई थी तो हमने पहले से ये एतराज किया था इस बात पे कि ये इनके बनने से जो है ना वो बहुत से हम वकील जो हैं वो इस तरह से जो है ना इसमें मामला मसाइल पैदा कर देंगे कि जिसके नतीजे में फर्दर डिले होगा। तो क्योंकि हर जहाँ हकायक का मामला होता है वहाँ कानून का मामला भी कहीं ना कहीं पे आ जाता है। कोई ना कोई जो है ना ऐसा सवाल हम निकाल लेते हैं जिसको जो है फिर आंसर करने के लिए उसी बेंच के पास जाना जरूरी है। फिर वो बेंच जो है ना एक दफा डिसाइड करे कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना पॉइंट इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व, फिर उसके बाद वापस रेफर करे। तो इसमें ये इम्कानात मौजूद हैं कि बजाय कि जल्द कोई केस डिसाइड हो, देर भी हो सकती है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी बात से तो फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि बुनियादी जो मकसद था कि पेंडेंसी खत्म हो, स्पीड अप हो चीजें, इससे तो उल्टा जो ताखीर का शिकार केसेस होंगे और पेंडेंसी बढ़ सकती है। होगा क्या ये पता नहीं है, हो सकता है। ये अभी हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं ना कि ये ऐसा हो सकता है और स्पेशली ये ना पहले के शुरू के चंद सालों में ऐसा यकीनन हो सकता है। वजह उसकी ये है कि अभी तक कोई इस पे अलग से केस लॉ डेवलप नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो केस लॉ डेवलप हो चुका, 76 साल जो है ना पाकिस्तान बने हो गए, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को बने हुए काफी सारे साल हो गए। देन जो है ना फिर हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास भी जो है ना वो मामला, अब जब उनके अंदर जो है ना वो अदालत के अंदर बेंचेस की बात होगी कौन से केस इस तरफ सुनने कौन से केस उस तरफ सुनने, इसके ऊपर जो है ना अभी जजमेंट्स नहीं आनी शुरू होंगी जिससे हम हदायत पाएंगे। तो वो हदायत पाने के अमल में जो है ना वो कई साल लग जाए। कामरान साहब, आपके ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी बेंच के ऊपर बाइंडिंग होंगे या आईनी बेंच के फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए दोनों सुप्रीम कोर्ट हैं। वो ये नहीं है कि हमने इसी तजाद से बचाया अपने आप को कि बाद में एक नई मुसीबत खुल जाती, नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता। ये विद इन सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच है और विद इन हाई कोर्ट आईनी बेंचेस हैं। ये कहीं कोई उसका अलग से हिस्सा नहीं है। ये है कि जिसमें जो है ऐसे सवालात इन्वॉल्व होंगे उनको जो है एक स्पेशल बेंच के पास भिजवा दिया गया, बस इसी तरह से आप समझ। तो सर अगर 7 रुकनी बेंच बनता है आईनी बेंच और उसके पास 13 रुकनी बेंच का भी जो रिजर्व सीट्स वाला एक फैसला हमने देखा है, क्या 7 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच का फैसला सुन सकेगा, रिव्यू सुन सकेगा? इनफैक्ट नहीं, ये सवाल आएगा क्योंकि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। तो फिर एक नया मसला जो है यकीनन इस हवाले से आएगा कि बड़े बेंच का फैसला जो है वो छोटा बेंच कैसे सुनेगा। तो सर जब आप ये एक आईनी तरमीम आ रही थी, जाहिर है इस पर बहुत सैर-हासिल बहस हुई होगी, डिस्कशन में ये चीज़ें आई होंगी, तो क्या आपके ख्याल में आपके जहन में कोई इसका जवाब मौजूद है कि ये कैसे इस मसले को हल किया जाएगा? देखिए, हम तो मना करने वालों में से था कि ना करें, मामले को उस तरफ ना ले जाएं जिसमें फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस हो, क्योंकि जो इस वक्त तक सिस्टम चल रहा था उसमें हमने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली हुई थी और लोग उससे फेमिलियर थे।
अब नई चीजों से जो है ना वो उनके साथ उनकी शनाख्त बनते बनते टाइम लगेगा। हम खुद समझते टाइम लेंगे। फिर इसमें जो भी अमेंडमेंट थी इसकी तो जरूरत जो है वो हुकूमत को थी। हम तो सिर्फ हमसे वोट उनको दरकार था और वो वोट जो है वो हमने बात अपनी शराइत पे उनको वोट दिया कि ये करें तो फिर इस तरह से होगा, ये करें तो इस तरह से होगा। तो हमने अपनी शराइत बनवाई, हमने उसकी जो ग्रेविटी है वो अपने तौर पे जितना हमको समझ आई उसको कम से कम करने की कोशिश की, ताकि लोगों को जो है ना कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी वो आइंदा कम से कम हो। कम से कम प्रैक्टिस के नतीजे में ये पता चले कि इसमें क्या खराबियां हैं, क्या खूबियां हैं। अगर खूबियां अगर इसमें पाई गई तो ये कंटिन्यू करेगा, खराबियां हुई तो फिर किसी टाइम पे भी जो है ना ये रिवर्सल का चांस भी तो होता है रोज। सही है। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक ऐसा बेंच अगर वजूद पाता है, आइंदा दिनों में ज़्यादा बेंचेस बनेंगे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब हैं, जैसे मंसूर साहब भी हैं, जैसे अमीनुद्दीन भी हैं, तो एक ऐसे बेंच में जस्टिस मंसूर साहब सीनियरिटी में किस नंबर पर होंगे? देखिए इसमें अब चीफ जस्टिस तो वो बन गए, मगर चीफ जस्टिस के बाद जो है ना वो पॉइंट तो वो रहेंगे ना नंबर दूसरे नंबर पे, तो यकीन फिर भी उसके बाद आएंगे चीफ जस्टिस के बाद जो है वो सीनियर जज कहलाएंगे। लेकिन सर सीनियर प्यूनियर जज क्या जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे या जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे? नहीं, मंसूर अली शाह साहब होंगे ना। वो अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वही होंगे। वो किस तरह से जस्टिस अमीन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त देखिए हमारे पास 3 का पैनल था, 3 के पैनल में जो है ना वो एक चुन लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। जैसा हुआ वो उसको जो है ना वो हिस्ट्री आंसर करेगी और बाकी जो है ना वो उसमें सीनियरिटी को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना हमारे इख्तियार में था ना किसी और के इख्तियार में। 13 रुकनी बेंच उस वक्त एक इस सिचुएशन में था, अब नया निजाम आ चुका है। अब अगर 5 या 7 रुकनी आईनी बेंच होता है तो वो फुल कोर्ट की एक फुल स्ट्रेंथ है, वो तो वो सुन सकते हैं। और ये जो एक नया सिस्टम है, एक नई सिचुएशन है। नहीं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट आएंगे और जिनको फिर हर रोज आंसर करना पड़ेगा और अगले 5 साल इसमें गुजरेंगे बहुत सारी चीजों को आंसर करने में, क्योंकि इसमें अब जूरिस्प्रूडेंस में डेवलप होना है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बिल्कुल नहीं बनती कि जो है ना बड़े बेंच का मामला जो है ना छोटा बेंच सुन सके। वो उसी कोर्ट का जब स्टेटस एक हो, स्टेटस में कोई फर्क ना हो, एक अदालत के अंदर हो, उनका चीफ जस्टिस एक हो, भले उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जो है वो एक सीनियर जज का कॉन्सेप्ट मौजूद हो, मगर स्टिल जो है ना वो मुझे नहीं ये बात, मेरा प्रूडेंट माइंड जो है ना वो इसको एक्सेप्ट करता कि छोटा बेंच किस तरह से बड़े बेंच का मामला सुनेगा, भले जो है ना चेंज ऑफ लॉ भी हो जाए उसको। कामरान साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसी तरह से काम करती रहेगी या उसका काम भी मुतासिर होगा? और ये जो होगा डिसीजन लेना है कि कौन सा केस किस बेंच के पास, यानी बेंच के पास जाएगा या नहीं, ये कौन फैसला कर रहा होगा? ये इसमें फिर अगेन एक डिस्प्यूट आएगा। उनके यहाँ जो है ना वो केस फिक्सेशन का जो है वो एक अलग से निज़ाम होगा और यहाँ से ये जो कमेटी है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, ये केसों की ये बेंचों की तश्कील करेगी या केसों की डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। यहाँ पे जो है ना वो मामलात में फिर जो है वो कहीं ना कहीं पे अफवाह पैदा होना शुरू हो जाएगा और जिसको फिर आंसर करते करते या उसके अंदर जो है ना वो एक तरीका बनते बनते टाइम लगेगा। और कामरान साहब, अगर मैं मुख्तलिफ जो है वो आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूँ ताकि हम इसको समझ सकें। ये जो फर्ज कीजिए एक 7 मेंबर्स बेंच है, आईनी बेंच है, उसमें से एक जज रिक्यूज कर जाते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस में से एक जज को शामिल किया जा सकेगा उसमें, या उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? नहीं, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी अनलेस कि उसमें जो ना वो रिक्यूज कर जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे, फिर बाकी जो ना वो नहीं सुन पाएंगे या फिर वो बाकी जो ना वो जो छोटा बेंच होगा वही मामले को सुनेगा, क्योंकि ये बेंच तो जो अलग से नोटिफाई होगा ना जिसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनना है। कामरान साहब, आपकी राय में, मैं अभी जो अहमद अवैस साहब से सवाल पूछ रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने कवायदो ज़वाबित बना के इन सारे सवालों को टैकल कर सकती है या इसके लिए दोबारा 27वीं तरमीम के लिए जाना पड़ेगा कुछ चीज़ों को सेटल करने के लिए? आपके ख्याल में कैसे मुमकिन है? इसमें और भी इबहाम मौजूद हैं इस अमेंडमेंट में। उस जो इबहाम हैं उसको भी आंसर करने के लिए आपको एक नई अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा और मजीद जो है ना वो जो आपके पास वापस
उसको भी अटेंड करने के लिए जो है ना फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। इसको रूल्स के तहत आंसर नहीं किया जा सकता। कामना साहब, क्या फिर आप समझते हैं, चूंकि बहुत सारी बातों में आपने कहा कि अभी इबहम मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए कॉल जाना पड़ेगा, तो क्या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जल्दबाजी में ये तरमीम हो गई है? अभी इसको कुछ वक्त दिया जाना चाहिए था, अभी इस पर कुछ और गुफ्तगू होनी चाहिए थी। तो कहते थे कि इसको इतनी जल्दी ना करिए, ये इसके नतीजे में जो है ना, क्योंकि ये चीजें जो बनती हैं ये मुल्क व कौम के लिए बनती हैं और मुल्क व कौम हमारा है। मुल्क व कौम अगर उसको कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचता है तो हमको नुकसान पहुंचता है, हर फर्द को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको रोकिए, रखिए और इस पर सबकी इनपुट लीजिए। इवन जो है ना उनकी भी जो अपोनेंट है हमारे, उनकी भी जो है ना वो इनपुट लीजिए। तो बहरहाल वो जिस हद तक हमारी बात सुनी गई, जिस हद तक हम मनवा सकते थे हमने मनवा लिया, जहाँ नहीं मनवा सकते थे फिर हमारे भी जो है जितना हमें ताकत दी गई थी अवाम की तरफ से, हमारी 8 सीटें नेशनल असेंबली में, 5 सीटें जो है ना हमारी सेनेट में, तो जितनी ताकत हमारे पास थी हमने अपनी ताकत के मुताबिक जो है ना जितना काम करवा सकते थे वो तो करवाया। इसके बाद हमारा पार्लिमानी सिस्टम के अंदर इतना ही बस था। सही है, बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि आप ये रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी, वक्त दिया जाना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कामरान साहब आप यही कहेंगे शायद कि आपने इसलिए वोट किया कि अगर आप ये ना कर रहे होते तो फिर शायद ओरिजिनल जो पहला मुसवदा है हुकूमत उसको मंजूर कराने के लिए ब्रूट मेजोरिटी के साथ जाती, और इस वजह से इससे बचने के लिए आपने मजबूर होकर फिर वोट कर दिया। उसमें हमने मजबूर होके आप नहीं कह सकते, हमने अपनी शराइत पे किया है। शराइत उसमें ये थी कि 5 तरामीम जो है ना वो हमारी थी, अपनी भी थी। वो जब कोई चीज आपके हाथ से जा रही हो तो फिर कोशिश करते हैं कि अपना काम तो पूरा कर लेना। हमने अपनी पार्टी का मंसूब जो है वो हमारे सामने था, जबकि मौका आ ही गया था और कोई हमारे वोटों की वजह से मजबूर था तो हमने अपना काम निकाल लिया। हमारे वाले मामले में कोई इबहम नहीं है इंशाल्लाह।